हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्ञान मंत्रा। तो आज हम फिर लेके आए हैं एक यूट्यूब पे हमारी एक नेक्स्ट सीरीज रिलेटेड टू द टीचिंग एप्टीट्यूड। सो हमने पीछे 4 या 5 लेक्चर में जो टोटल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में किया था, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में पिछले 20 या 22 सालों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो बस उन्हीं को ही मैंने सारों को इकट्ठा किया है। पिछले 20 या 22 सालों के क्वेश्चन हैं मैंने एक जगह इकट्ठा किया है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँ जो आपको हेल्प कर सकें आपके एग्जाम में, और हो सकता है कि आपको 10 के 10 मार्क्स हैं इस मेरे जो क्वेश्चन बैंक में से मिल जाएं। तो काफ़ी मैंने मेहनत की है, अलग अलग जगह से मैंने कलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन पेपर देखे हैं, वहाँ से मैंने कलेक्ट करके आंसर निकाले हैं। उसके बाद मैंने टोटल ये पूरे के पूरे 20 सालों के पिछले 20 सालों के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो हो सकता है आपको हेल्प करे आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो डेफिनेटली आई एम श्योर हूँ अगर 10 के 10 नहीं तो कम से कम आप 6 या 8 मार्क्स तो इसमें ले लोगे पक्का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस नेक्स्ट सीरीज में द लास्ट 20 years of the क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू द टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड में जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारा सीरीज है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ज्ञान मंत्रा ऑन यूट्यूब and just click on the bell icon so that all the notification will be received you on the timely. And one more thing, apart from that, you can also visit on my website www.easynotesforyou.com if you want to read the ebooks. So there are various free articles also available. There is ebooks, you can just download and start reading the ebooks on my website. So it will also be beneficial for you. And there is my latest edition of the UGC paper 1 book. So you can also buy that book from Amazon, Flipkart or on my website easynotesforyou.com. So it is available. So you can buy that. So चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कि द क्वेश्चंस ऑन द टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम द प्रीवियस पेपर 20 years of the क्वेश्चन पेपर। लेट्स स्टार्ट। तो पहला इसमें हमारा क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। तो ये इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के बारे में पूछता है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक टीचर की टीचिंग की इफेक्टिवनेस को। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर्स की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। हाँ, ये अफेक्ट करती है, नॉलेज होनी चाहिए। टीचर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये जरूरी नहीं कि टीचर का बैकग्राउंड कोई भी हो, ये मायने नहीं रखता। अगर टीचर को नॉलेज है तो वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, ये इफेक्ट नहीं करता किसी के जो टीचिंग की जो नॉलेज है, टीचिंग स्किल्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। देन कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, जो टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालता। कोई एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, ये काम टीचर का नहीं होता कि हर एक टीचर स्टूडेंट को खुश रखे। So it is not related, it is not affecting the teaching. Then teacher's personal contact with the student, no, there is no effect of this factor. This factor is not much important, so there is no any contact of the student will affect the teaching. So this factor not considered. Then the teacher's competence in managing and monitoring the classroom transaction. Yes, delivering of the lecture in the classroom. Classroom transactions means how the teacher is transacting the things, delivering the lecture, delivering the content to the teacher. How the teacher is managing and monitoring the class. Yeah, this is the important. So the option A, option C, option A, option C and option F is the correct answer. So option fourth is the correct one. So this is the correct option. So next चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है? द यूज ऑफ द टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो टीचिंग एड को किस ग्राउंड पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, नो। मिनिमम इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, नो। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। So the teaching aids can help the students to get their learning output. So we can just observe, we can optimize, we can increase the students learning outcome through using the teaching aids. And effective engagement of the student in learning, no. So it is not for engagement. Teaching aids is only for to increase the students learning outcome. Next is the assertion is given and the reason is given.
The purpose of the higher education is to promote the critical and creative thinking ability among the students. तो critical and creative thinking ability हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. So इसमें क्या है, these ability ensure the job placement. क्या इस assertion का ये राइट रीजन है? क्योंकि ये एबिलिटी है हमें, ये इंश्योर करती है जॉब प्लेसमेंट की. कौन कौन सी? क्रिटिकल एंड क्रिएटिव. सही है, रीजन तो सही है. तो बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. both A and R are the true, but R is not the correct explanation of R. It is not correct explanation because ये इंश्योर नहीं करती आपकी जॉब प्लेसमेंट कि आपने ये सब आपकी क्रिएटिव. बोथ A and R are true, दोनों की दोनों ट्रू हैं, but R is not true explanation of the A because it is not giving the surety that ensure the job placement. Not necessarily the student, all students will go for the job placements. Next is the match the items of the first set with that of the second set in the respect of the evaluation system. So we have to match the set 1 with the set 2. So there are some items are given, we have to match with that the respect of the evaluation system. So formative evaluation with the regularity. So formative जब कब होती है assessment हमारी, तो इसमें जो formative assessment मैंने बताई थी, एक बताई थी मैं summative assessment, दोनों अलग अलग हैं. तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो किससे हम कर सकते हैं? वी हैव टू formative and formatting the knowledge. We are increasing the knowledge. We are formatting and constructing the knowledge and skills. So it can be through the evaluating the cognitive and cognitive aspect. No, trust and their interpretation based on a evaluation. No, then the grading, the final or no. The quizzes and the discussion, yes. This match with the quizzes and discussion. Now, the summative assessment, summative will always be taken at the end of the semester, end of the course. So, which set 2 is matching with that summative assessment. So, it directly we can say it is easy. Grading and the final learning. So, it is a final exam. We are taking the final exam. So, the summative is used. And at the end of the learning, at end of the course, so it can be through the final learning and the grading. Now the next is the continuous and the comprehensive evaluation. So continuous and comprehensive evaluation you can take through the evaluating the cognitive and co-cognitive aspect. So it can be done through this. And this can be done through this. So evaluating the cognitive and co-cognitive aspects, so giving some project to the students, giving some case studies to the student, and these the norm and the criterion reference test. So the test which is based some norms, principles, rules and regulations based on some criteria. So in which some criteria, rules and regulations are defined. So which type of the evaluation system is that? Test and their interpretation based on a group and a certain yardstick. So group certain yardstick means some based on some rules and regulations. So the D is matched with the 2. So answer 1 is the correct answer. So next is the greater the handicap of the students coming to the education institutions, greater the demand on the so if the handicapped student is coming to the education institution, so what we need? Greater the demand of the family, no. Society, no. Yes, teacher. We need a teacher who can motivate and promote and encourage that student. So teacher is only a person who can just show the light and show the lamp in the darkness to the students to guide them. Then what are the characteristics of the continuous and comprehensive evaluation? तो क्या क्या characteristics है continuous and comprehensive evaluation? तो ये भी हमने कल किया था. तो उसमें देखो क्या क्या, it increase the workload on the student by taking multiple tests. No, ये कोई workload नहीं बढ़ाता. It replace the marks with grades. Yes. It evaluates every aspect of the student. Yes. It helps in reducing the examination phobia. Yes. बीच बीच में अगर examination लेते रहते हैं
तो उसमें क्या होता है, एक फोबिया है वो कम हो जाता है। अगर एकदम से फाइनल एग्जाम ले लेंगे, बीच में उनका कोई हमने परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं किया, इवेल्युएट ही नहीं किया, तो उससे एक फोबिया बन जाता है। तो ये फोबिया को भी कम करता है। तो आंसर कौन सा है, आंसर 4, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द एट्रीब्यूट्स डिनोट द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ए टीचर। तो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो एक टीचर की ग्रेट स्ट्रेंथ को शो करते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला इसमें फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। दूसरा सेटिंग एग्जांपल्स, तो जरूर नहीं है फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में, नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, सेटिंग एग्जांपल सेट करो स्टूडेंट्स के सामने, एग्जांपल से सिखाओ बच्चों को। विलिंगनेस टू पुट एजम्पशन टू द टेस्ट, तो हर एक एजम्पशन से पुट करनी पड़ेगी एक टीचर्स को। विलिंगनेस होनी चाहिए कि जो भी एग्जामिनेशन लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस। एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक्स, यस वी एक्नॉलेज द मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट्स। एक टीचर ही स्टूडेंट्स की मिस्टेक नहीं बताएगा तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। तो एक टीचर ही होता है जो एक अच्छे रास्ते पे गाइड करता है स्टूडेंट्स को। तो उसमें ज़रूरी है कि जो भी मिस्टेक करता है स्टूडेंट्स की मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करे, आइडेंटिफाई करे और उसको बताएं कि हाँ गलती है, ताकि स्टूडेंट से दोबारा वो गलती ना करे। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। तो एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन द इजी टाइप क्वेश्चंस, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन द ट्रू फॉल्स type questions, because in the true false we are just getting only the little information, but through the objective type questions we are getting the more and more knowledge and information through the various options given into the multiple choice questions. Then as chairman of an independent commission on education, Jacques Delors report to UNESCO was titled, तो एक रिपोर्ट दी थी, उसका टाइटल क्या था, यूनेस्को जो को सबमिट की थी उसका टाइटल क्या था। इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन द एजुकेशन ऑफ ऑल। तो इस केस में ये सही है, ये जो टाइटल था वो था जिसने डेलोर ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी यूनेस्को को, तो उसका जो टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन था, ये भी याद रखना। उसके बाद व्हाट रिक्वायर फॉर गुड टीचिंग, गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर, डायग्नोसिस, रेमेडियल, डायरेक्शन, फीडबैक। तो विच रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या जरूरत है बताओ। फीडबैक, फीडबैक इज मैंडेटरी। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा पता ही नहीं चलेगा टीचर को एक गुड टीचिंग है या नहीं। जब बच्चों से फीडबैक नहीं मिलेगा, जब एग्जाम लेंगे तो एग्जाम में उनका रिजल्ट से फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक यू कैन नॉट से दैट whether the teaching is good or not। तो फीडबैक इज मस्ट। फीडबैक है, उसके साथ हमारा क्या है, एक रेमेडी भी, डायग्नोसिस भी, रेमेडी भी और डायरेक्शन, ये चारों चीज है जो रिक्वायर्ड है। डायग्नोसिस है कि डायग्नोस करे हर प्रॉब्लम का, स्टूडेंट का जो भी क्वेरी है, डाउट्स हैं और जो भी इश्यूज है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, दे ट्राई टू डायग्नोस दोस थिंग्स। दे प्रोवाइड ए रेमेडी टू द स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट हैव सम कंफ्यूजन एंड डाउट्स, the remedial class can be held. Then direction, either the proper direction can be given through the teacher. So these all are the required characteristics of a teacher. So answer 1 is the right. Now which of the following is the highest level of the cognitive ability? तो cognitive है, it is related to the mental ability. तो जहाँ भी cognitive आ जाए ये हमारे mental से related है, हमारे दिमाग से related है। तो कौन सा जो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी का, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, एवेल्यूएटिंग। तो जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, जो कॉग्निटिव लेवल पे जो लर्निंग होती है, तो जो लर्नर्स होते हैं, कॉग्निटिव लर्नर्स होते हैं, वो चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, फिर उन चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं कि एनालाइज करते हैं, एनालाइज फिर इवेल्यूशन, उनको कंपेयर करते हैं और उनको एक क्रिटिकल रीजनिंग से सॉर्ट आउट करते हैं और कुछ डिफरेंट सोचते हैं। दे आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हर चीज की जो परख करते हैं। तो ये परख जो करते हैं वो होते हैं कॉग्निटिव लर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट द टीचिंग, टीचिंग का कौन सा फैक्टर इम्पैक्ट नहीं करता।
टीचर नॉलेज अफेक्ट करती है, मैंने ऊपर बता दिया, ये दोबारा रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन जो पहले आ चुका। क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज लर्निंग, क्लासरूम एक्टिविटीज हैं ये भी अफेक्ट करती हैं। लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस है ये भी अफेक्ट करती है। बट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट इट डोंट नॉट अफेक्ट द दिस फैक्टर नॉट इम्पैक्ट द टीचिंग। तो ये क्वेश्चन देखो दोबारा रिपीट हो गया, जो पहले भी आ चुका है और ये दोबारा रिपीट हुआ है। Which of the following statement about the teaching aids are correct? They help in retaining concept। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं। So they help in retaining the concept for the longer duration। Yes, अगर टीचिंग एड्स की हेल्प लेके आप किसी चीज़ को पढ़ाओगे, कोई मैप से, कोई मॉडल से, कोई पिक्चर से, कोई ऐसी टीचिंग एड्स का हेल्प लोगे तो वो चीज़ें एक लंबे टाइम तक बच्चे को याद रहती हैं। They help student learn better, और अच्छे एक स्टूडेंट की लर्निंग होती है। दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, और उससे इंटरेस्ट बनता है बच्चों का, कुछ मॉडल से, कुछ इमेज से, कुछ वीडियो से, ऑडियो से जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट बनता है इस चीज़ में। दे इनहांस द रोट लर्निंग, ना रोट लर्निंग तो रटाफिकेशन होती है, इसको नहीं बढ़ाता। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट। उसके बाद आता है हमारा टेक्निक्स यूज बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड the lecture, the interactive lecture, the group work, the self study। so इसमें जो teaching used by the teacher to teach include, तो कौन कौन सी टेक्निक यूज करता है टीचर? सेल्फ स्टडी तो नहीं, ये कोई टेक्निक्स नहीं होती। लेक्चर मेथड है, इंटरेक्टिव लेक्चर है, ग्रुप वर्क है। ग्रुप वर्क कोई ग्रुप डिस्कशन दे दिया, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया, एक ग्रुप टीम बना दी, टीम में बांट के उनको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो ये इसमें हो सकता है। उसके बाद अचीवमेंट्स टेस्ट आर कॉमनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ द मेकिंग सिलेक्शन फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, नो। सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर ए कोर्स, नो। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर्स, नो। तो अचीवमेंट टेस्ट किससे होते हैं? असेसिंग द अमाउंट ऑफ द लर्निंग, कितना सीखा उन्होंने, हाउ मच, जो कितना सीखा, कितनी क्वांटिटी में सीखा और एक क्वालिटी के साथ सीखा आफ्टर टीचिंग। तो वो जो अचीवमेंट टेस्ट है क्या शो करता है? अमाउंट ऑफ लर्निंग। एक गुड टीचर इज वन हु, कौन होता है गुड टीचर? जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे, नहीं यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, गिव्स प्रिंटेड नोट्स ऑन टू द स्टूडेंट, नो। व्हिच इंस्पायर द स्टूडेंट टू लर्न, सबसे पहले जो शुरुआत होती है, जो स्टेप होता है लर्निंग, जो इंस्पायर करे स्टूडेंट को लर्न करने के लिए। आप यूजफुल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जब तक, लेकिन जो इनिशिएटिव नहीं लेंगे स्टूडेंट, इंस्पायर ही नहीं होंगे, तो उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने का क्या फायदा? कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करने का क्या फायदा जब तक इंस्पायर नहीं होगा बच्चा? तो पहले जो स्टेप आता है, गुड टीचर वन इंस्पायर टू लर्न, जो इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को कुछ लर्न करने के लिए। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे पॉसिबल है, किस मेथड से पॉसिबल है? लेक्चर मेथड से पॉसिबल नहीं है कि लेक्चर मेथड से हम तो बस बोल के चले जाएं, अपना जो भी लेक्चर है डिलीवर के हो गए, इससे बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यस, इसमें क्या है, टीचरों को, आप स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं हमारी टीचिंग प्रोसेस के दौरान। क्लास में जाते हैं, वी आर जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, वी आर presenting some demo to the students. So from the demonstration method, the best method where the maximum students are participating the each and every activities through the demo. Inductive method no, textbook method no. तो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से होता है। फिर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एसर्टेन्स, जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, तो बहुत सारे जो एवोल्यूशन टेक्निक्स मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक क्या होता है कि उपचार करना, किसी चीज़ को हम ट्रीट करना। कैसे? तो ट्रीट करने से पहले इसको डायग्नोस्टिक करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट द एंड, cause and remedies of the persistent learning problem during the instructions। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एसर्टेन्स क्या एसर्टेन करता है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का बिगिनिंग में, at the beginning of the instructions, yes, so which represents student performance at the beginning of the instruction. So this is the diagnostic evaluation. The instructional aids are used by the teacher to glorify the class, attract the student, clarify the concept, ensure the discipline. So instructional aids, instruction means we are giving some instruction to the student, are used by the teacher to glorify the class,
Attract the student? No. Clarify the concept? No. Yes. Ensure the discipline. So instruction aids are used to ensure the discipline. Attitude of the teacher that affect the teaching pertain to the affective domain. Attitude जो टीचर का है that affect the teaching pertains, जो टीचिंग को जो अफेक्ट करता है कौन सा है? इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, cognitive domain, psychomotor domain. So the attitude related to the mental ability, cognitive domain. So it is related to the cognitive domain. So it is related to the mental ability. अब इसमें देखो हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड हमारा किसका पार्ट है? एक पर्सनैलिटी का पार्ट है, और हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का पार्ट है, साइकोलॉजी, या एक कह सकते हैं एक इसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है दैट अफेक्ट द टीचिंग परटेन्स टू, वो इफेक्ट करता है कोग्निटिव डोमेन को, मीन्स उसकी नॉलेज को, स्किल्स को, एक टीचर की नॉलेज स्किल इसको अफेक्ट करता है। तो कोग्निटिव सारा मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वाज स्टेटेड बाय, तो ये भी एक जो पैरेजेस मैंने कल जो लेक्चर में करवाया था वही किसने स्टेटेड किया था? ये एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। सो ये हमारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था। तो मेरा कल वाला जो लेक्चर जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा हो। इससे पहले जो लेक्चर 5 आया था मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उसमें Which of the following is not a prescribed level of the teaching? कौन सी जो है वो prescribed level of teaching नहीं है? memory level है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, रिफ्लेक्टिव लेवल भी है, लेकिन डिफरेंशिएशन लेवल टीचिंग कोई भी नहीं है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज इफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड सिलेक्टिव। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है वो होनी चाहिए अफेक्टिव होनी चाहिए, उससे अफेक्ट हो क्लासरूम को। तो जहाँ भी कम्युनिकेशन की बात आती है हमारी वह अफेक्टिव होता है, तो ये याद रखना। जहाँ भी हमारी एटीट्यूड की बात आती है वो कोग्निटिव होता है हमारे पास, तो अफेक्टिव इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ द मोटिवेटेड टीचिंग? तो मोटिवेटेड टीचिंग का साइन कौन सा है? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, पिन ऑफ साइलेंस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स। तो जो मोटिवेटेड टीचिंग किसको कहोगे? जहाँ पे स्टूडेंट रेज करते हैं, दे है वी आर जस्ट क्रिएटिंग सम इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट हैव सम क्वेरीज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर लेक्चर, सो दैट वी कैन से दैट लेक्चर इज अ मोटिवेटिंग लेक्चर एंड मोटिवेटिंग टीचिंग। जब स्टूडेंट है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दें, समझ लो कि आपकी ये मोटिवेटेड टीचिंग है। अगर क्वेश्चन बच्चे नोट कर रहे हैं कुछ भी, पीरियड ऑफ साइलेंस क्लास, मैक्सिमम अटेंडेंस स्टूडेंट्स की बस फोकस कर रहे कि मैक्सिमम अटेंडेंस, नो, मेन है हमारा स्टूडेंट आस्किंग द क्वेश्चंस, कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी क्लास में, इट मींस आपकी टीचिंग अच्छी है, टीचिंग इज गुड, परफेक्ट टीचिंग है। अगर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करा, कुछ भी नहीं पूछ रहा, इट मींस कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ए टीचर नीड टू इम्प्रूव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ द टीचिंग? तो बेस्ट मेथड मैंने पहले बताया था डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें हमारा जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स को होता है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ऊपर भी सेम क्वेश्चन जो आया था हमने बताया था, जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसमें होता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। Dyslexia is associated with the mental disorder? No. Behavioral disorder? No. Reading disorder? Yes. Writing disorder? No. आपने वो मूवी देखी है तारे जमीन पर? तो जहाँ पे तारे जमीन पर, तो उसकी उसमें देखो जो लड़का होता है उसको कौन सी बीमारी होती है? रीडिंग डिसऑर्डर की। तो वो इसी जो बीमारी के ऊपर पूरी फिल्म है बेस्ड है, तारे जमीन पर, रीडिंग डिसऑर्डर पे। वो रीड नहीं कर पाता चीज़ों को अच्छे से, समझ नहीं पाता चीज़ों को, तो वो थी, तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है, इस बीमारी को बोलते हैं डायस्लेक्सिया। While delivering the lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should, अगर डिलीवर कर रहे हो लेक्चर, if there is some disturbance in the class, a teacher should, क्या करता है टीचर? अगर कोई डिस्टर्बेंस है क्लास में तो क्या करोगे? अगर आप एक टीचर हो
आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, अगर कुछ डिस्टर्बेंस होती है क्लास में तो आप क्या करोगे, आपका क्या रिएक्शन होगा? कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन कंटिन्यू, आप चुप हो जाओगे, कंटिन्यू करोगे? नहीं, ये गलत है। पनिश दोज कॉजिंग द डिस्टर्बेंस, नहीं, पनिशमेंट कोई तरीका नहीं होता। मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना सीखे। हम डांट अगर क्या करते हैं, टीचर डांटते हैं, धमकाते हैं, चिल्लाते हैं, उनके ऊपर चीखते हैं, इससे बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जानबूझ के फिर करते हैं ज़्यादा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, वो बॉदर नहीं करते। कई ऐसे टीचर ने कर रहे हैं, करने दो, बस मेरे को तो काम है पढ़ाने का जाना है, नहीं। इससे क्या है, स्टूडेंट के साथ अच्छा एक इंटरेक्शन नहीं बन पाएगा, कभी भी एक टीचर का एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बन पाएगा। मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, दिस इज द राइट आंसर। इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ टीचर सेटिस्फैक्शन। इफेक्टिव टीचिंग किसे कहो, जिससे टीचर को सेटिस्फैक्शन मिले? नो, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है हमारा इफेक्टिव टीचिंग से, उसकी पर्सनल, ये तो उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचर की। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, यस, ऐसा होना चाहिए टीचर जो स्टूडेंट को सिखाए और समझाए, अच्छे से सिखाए समझाए, वही इफेक्टिव टीचिंग होगी। टीचर्स लाइकिंग ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस, टीचर अपने प्रोफेशनल जो टीचिंग है या अपने प्रोफेशन को लाइक करता है, उसकी एक्सीलेंसी को, नहीं, ये कोई इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती। इफेक्टिव टीचिंग वही है जिससे बच्चों को समझ में आए और बच्चे जिससे कुछ सीखें। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द लर्निंग इज, सबसे जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है लर्निंग का क्या है? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, नहीं, स्किल्स को गेन करना कोई लर्निंग नहीं है। पर्सनल एडजस्टमेंट, नो। इनकैलकुलेशन ऑफ द नॉलेज, नो। मेन हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, कि लर्निंग के बाद आफ्टर लर्निंग उसका बिहेवियर कैसे मॉडिफाई कर रहा है। एक इलिटरेट है, इलिटरेट को आप कुछ पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बाद उसको एजुकेट करते हो, उसके बाद जो उसकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, उसके बिहेवियर में चेंज आता है, दैट इज ए राइट डेफिनेशन, राइट मीनिंग ऑफ द लर्निंग। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हमारा अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। जो टीचिंग का प्रोसेस है हमारे पास, ये टीचिंग के प्रोसेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। टीचिंग प्रोसेस का राइट प्रोसीजर क्या है? रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, एवल्यूशन, रीटीचिंग, फॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो देखो, सबसे पहले जो भी टीचर क्लास में जाता है उसको जो प्रेजेंट नॉलेज को रिलेट करना पड़ेगा पिछली नॉलेज से। पिछली लेक्चर में जो पढ़ाया था उसी से शुरुआत करके नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाएगा उसको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट नॉलेज को पिछली नॉलेज से वो रिलेट करता है, उससे उसकी शुरुआत होती है। नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया, ये सेकंड नंबर पे आता है। जो पहले नंबर पे आता है हमारा वो आता है फॉर्मेटिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। पहले जो ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है कि जो क्लास का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद ये आएगा, वो रिलेट करता है अपने प्रेजेंट नॉलेज को पिछले नॉलेज से। उसके बाद करता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना लिए, फिर एक पिछली नॉलेज को कनेक्शन बनाता है प्रेजेंट नॉलेज के साथ, फिर उसके बाद वो पीपीटी या प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो आता है इवेल्युएट करता है, एवेल्युएशन करता है जो भी पढ़ाया है क्या सही पढ़ाया है, इसे लर्निंग कितनी हुई है बच्चों की। फिर उसके बाद वो क्या करता है, रीटीचिंग करता है। ठीक है, एवेल्यूशन है, परफॉर्मेंस मेजर कर ली या कोई सरप्राइज टेस्ट ले लिया या उसने कोई मॉक टेस्ट ले लिया, कुछ भी लेने के बाद उसको इवेल्युएट किया, रिजल्ट उसका टेस्ट लिया, कोई एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन के बाद एवेल्युएट किए। इवेल्यूशन के बाद पता चला कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्लो लर्नर हैं, देन दे स्टार्ट रीटीचिंग। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। ठीक है, पहला हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हम अपनी प्रेजेंट नॉलेज को पिछली नॉलेज से कनेक्शन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन जो भी मटेरियल है उसको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद इवेल्युएट करते हैं उसको, फिर उसको रीटीचिंग करते हैं। देन CIT स्टैंड फॉर द, CIT बताइए आपको, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कई बच्चे गलत कर देते हैं, वो कर देते हैं कई बार इसको सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी। नो, ये है करेक्ट आंसर, याद रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल इज, टीचर्स का रोल क्या है हायर एजुकेशन लेवल की बात, प्राइमरी लेवल के अलग होता है, मैं हायर एजुकेशन के बारे में पूछ रहा हूँ। टीचर्स का रोल क्या है? प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं होती है। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट, ठीक है। अब छोटे बच्चे होते हैं उसमें तो सेल्फ लर्निंग का नहीं होता कॉन्सेप्ट कि हम सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें, उसमें तो एक रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। बट हायर एजुकेशन में वी प्रमोट द स्टूडेंट, वी मोटिवेट द सेल्फ लर्निंग, कि बच्चे अपने आप, एक टीचर का काम क्या होता है जो हायर लर्निंग में, टीचर ओनली गाइड द स्टूडेंट्स, दे विल गाइड द स्टूडेंट्स, बट the student need to do hard work, they have to do the self learning. Then encourage the healthy competition in the among the student, no वो कोई competition की कोई भावना क्रिएट नहीं करता स्टूडेंट्स के अंदर। हेल्प स्टूडेंट टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, नो वो सोल्व नहीं करता प्रॉब्लम, जो भी स्टूडेंट की अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, दे आर नॉट फोकसिंग, दे इज प्रमोटिंग द सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स। Nowadays the next क्वेश्चन हमारा है, nowadays the most effective mode of learning, कौन सा सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग है आजकल? तो आजकल क्या है आपको पता ही है, ई लर्निंग है जो इलेक्ट्रॉनिक है। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है आपको पता ही है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में। जो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ हम लर्निंग करते हैं, वो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग है। ऑनलाइन भी वही लेक्चर आपको प्रिपेयर है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, तो दैट इज अ ब्लेंडेड लर्निंग। तो बच्चे ऑफलाइन भी लर्न कर रहे हैं क्लास में बैठ के, और दो दूर बैठे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, दैट इज द ब्लेंडेड लर्निंग। तो both C, D and correct. So these are the more effective and more popular nowadays. At the primary school stage, most of the teachers should be women because they primary school stage में देखो most of the teacher कौन सी मिलेंगी, वो women मिलेंगी। क्यों? Can teach the children better than men, ये कोई रीजन नहीं है। No basic the content other than no are available on the lower salary, no. Can deal with children with love and affection, ये कहीं ना कहीं मैन के अंदर कमी रहती है। अब हमेशा ये समझा जाता है कि जो भी खड़ूस होते हैं थोड़े से मैन होते हैं, और जो औरत होती है, जो विमेन होती है, वो अच्छे से डील करती है, क्योंकि एक जो मदर नेचर होता है जो मदर का, वो थोड़ा पोलाइट होता है, लव एंड अफेक्शन। तो बच्चे जल्दी मानते हैं एक विमेन की फीमेल की बातें। विच वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द लर्निंग, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है लर्निंग का? चेन लर्निंग है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, या कंडीशनल रिफ्लेक्स लर्निंग? और सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है लर्निंग का वो है कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। सो वी आर जस्ट लर्निंग थ्रू सम कंडीशंस, थ्रू सम रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द लर्निंग आप देख लेना, मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ए पर्सन कैन एंजॉय टीचिंग एज ए प्रोफेशन, वो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन एंजॉय करता व्हेन ही has control over the student, commands respect from students, is more qualified than his colleagues, is very close to the higher authorities। ये कोई रीजन नहीं है, राइट है, commands respect from student। जब एक रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाए बच्चों से, ठीक है, बच्चे जब रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करें, तब हम मानेंगे कि हम अपने प्रोफेशन को, टीचिंग प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे हैं। जब तक कोई फीडबैक नहीं आता है, बच्चे नहीं कहते हैं कि यस बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया पढ़ के, तब तक ये वर्ड ना मिल जाए टीचर से, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग ना स्टूडेंट से। 37 नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन द 1000 वर्ड्स, ए डायग्राम स्पीक्स मोर देन द 1000 वर्ड्स, सो द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड। अब डायग्राम से जो बच्चे सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं, लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं, मैंने पीछे बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यूज डायग्राम इन टीचिंग, स्पीक मोर इन द क्लास, कोर्स टीचिंग एड। तो टीचिंग एड से रिलेटेड बताया था मैंने कि जो टीचिंग एड्स हैं, अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है या जो कॉग्निटिव लर्निंग है, और हम किसी डायग्राम या मैप या प्रैक्टिकल या चीज़ों से हम पढ़ाते हैं, तो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है चीज़ें। तो यूज टीचिंग एड इन द क्लासरूम, तो इट्स ऑल अबाउट, अब ये किसके बारे में बताता है, टीचिंग एड से रिलेटेड। नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास, तो ये कोई भी रीजन नहीं है, मेन है हमारा टीचिंग एड्स। जो पहले भी बताया था मैंने कि कौन सा ऐसा मेथड जो लॉन्ग टर्म तक याद रह जाए, तो उसमें टीचिंग एड्स था हमारा। फॉर एन इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल लर्निंग, लर्नर शुड हैव एबिलिटी टू लर्न ओनली। तो फॉर एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग, तो एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग कब कहोगे? जब लर्नर शुड हैव कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए?
एबिलिटी टू लर्न ओनली, नहीं, लर्निंग इज नॉट इनफ। रिक्विजिट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, नो। अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओनली, नो। डिजायर लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन, डिजायर होनी चाहिए, मन से अंदर से इंट्रिंसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होनी चाहिए, एक अंदर से लालसा होनी चाहिए कुछ सीखने की। तब ये जो एक एफिशिएंट ड्यूरेबल लर्निंग कह सकते हैं, जब अंदर से उसकी कुछ डिजायर है कुछ सीखने की, एक मोटिवेशन, एक एबिलिटी है सीखने की और एक मोटिवेशन सीखने का, तब हम कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, किस तरह का, जो मैंने बताया था अभी भी, जो कम्युनिकेशन की जब बात आ जाती है हमारी, तो ये हम फोकस करते हैं स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए स्टूडेंट सेंट्रिक, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर मेथड दैट इज द टीचर सेंट्रिक। बट जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लास में कुछ कोई भी चीज़ है, हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों से, तो कोई भी प्रॉब्लम से लेके या डाउट सोल्व कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे रिलेटेड होती है हमारी स्टूडेंट सेंट्रिक से लेकर। नेक्स्ट है द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू, ये फिर दोबारा आ गया, तो बेस्ट मेथड कौन सा है टीचिंग का, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट करना एक बेस्ट मेथड है, या स्टूडेंट से बोलना कि आप बुक्स पढ़ो जितनी ज़्यादा उसके बुक्स पढ़ो, नो। या एक गुड रेफरेंस मटेरियल आपने सजेस्ट कर दिया बच्चों को, वो इनफ है, नो। इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट, एक इनिशिएट करो, स्टूडेंट के अंदर एक डिस्कशन इनिशिएट करो या ग्रुप डिस्कशन का कोई टॉपिक दो, और उसके अंदर खुद एक टीचर इन्वॉल्व हो जाओ और पार्टिसिपेट करो, जहाँ भी स्टूडेंट गलत है उसको राइट करो और उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। ये एक बेस्ट मेथड है टीचिंग का। तो डिस्कशन से जितना अच्छी और जितना जल्दी लर्न होता है ना बच्चों को, बाकी किसी भी मेथड से जल्दी से वो चीज़ें लर्न नहीं होती। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होता है इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट। अब इंटरेक्शन की बात आती है, क्लासरूम के अंदर क्या जनरेट करती है वो, जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे, इंटरेक्ट करोगे क्लास के अंदर, क्या वो आर्गूमेंट बढ़ाता है, नो। क्या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा शेयरिंग होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, बट नॉट ओनली द इनफ द इन्फॉर्मेशन, नॉट डील्स विद एनीथिंग। कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, नो। वो आइडियाज़ को जन्म देती है। जब भी आप डिस्कशन करोगे, कोई इनिशिएट करोगे क्लास के अंदर डिस्कशन या इंटरेक्शन करोगे किसी चीज़ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो स्टूडेंट कम आउट विद सम न्यू आइडियाज़। तो अभी कोशिश करके देख रहा है, जब आप टीचर डिस्कस करेगा किसी भी चीज़ के ऊपर या इनिशिएट करेगा कि आप क्लासरूम के अंदर जो है आप डिस्कस करो कोई भी टॉपिक को लेके, तो हर एक बच्चा अपना अपना इनपुट देना स्टार्ट कर देगा। तो उससे क्या है, एक न्यू आइडिया का जन्म होता है, एक न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स, एक इनोवेटिव आइडियाज़ विल बी क्रिएटेड। सो ये एक आइडियाज़ है, वो एक इंटरेक्शन इनसाइड क्लासरूम में जो आइडियाज़ हमारे पास जो बेटर लर्निंग होती है आइडियाज से, डिस्कशन से स्टूडेंट्स के साथ। स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इसका मतलब क्या है, गिव द मैसेज दैट, रोड रिलेटेड क्या था, पहले जो डंडा मारते थे ना बच्चों के पहले पिटाई करते थे, मुर्गा बना के पीटते थे, हमारे भी खूब डंडे लगते थे हम जब हम छोटे थे क्लास में। अब वो चीज़ें चली गई, अब स्पॉइल द चाइल्ड, अगर डंडा मारोगे तो बच्चों को, वो आप कैरियर या चाइल्ड को स्पॉइल कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या सीधा सीधा है, अनडिजायरेबल बिहेवियर मस्ट बी पनिश्ड, जो भी अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो पनिश किया जाना चाहिए। तो स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, गिव द मैसेज, तो ये उल्टा भी है। अब आजकल सब जगह बैन है, बट ये जरूरी है। हाँ, अब होता था, पहले होता था, बट अब ये बंद कर दिया गया, अब हर जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट ने भी कह दिया स्पेसिफिकली जो भी स्कूल से भी प्राइमरी स्कूल हायर एजुकेशन है सब में ये बंद कर दिया। बट कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। अगर बच्चे को कहीं ना कहीं अब ड्राया नहीं किया, पनिश नहीं किया गया, अगर छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल में, तो इट मीन्स यू आर स्पॉइलिंग द कैरियर ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए क्या है, स्पेयर द रोड, अगर आप रोड को स्पेयर कर दोगे, रख दोगे, डंडे को रख दोगे, इट मीन्स डर गया बच्चे का, अब ना तो पढ़ेगा ना लिखेगा ना वो कुछ होगा। तो जहाँ पे जरूरत है, इसमें हमने कहा गया है मेन हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर, जब अनडिजायरेबल बिहेवियर बचेगा तब इट मस्ट बी पनिश्ड। तो डंडे से नहीं, मतलब ये डंडे से नहीं, कैसे भी पनिश कर सकते हो आप किसी भी वजह से। तो पुराने ज़माने में तो हमें तो डंडे से पनिश करते थे, लेकिन आज के दिन आप कोई और भी तरीके होते हैं बच्चों को पनिश करने के। The type of the communication that the teacher has in the classroom, तो type of the communication, जब भी communication, किस तरह का जो communication क्लास के अंदर टीचर हेल्प कर सकता है,
तो इंटरपर्सनल मास कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, मास कम्युनिकेशन बहुत पब्लिक के अंदर होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी नहीं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लास की जब भी बात आती है हमारी ग्रुप कम्युनिकेशन ही होता है क्लास के अंदर, तो ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप कम्युनिकेशन। एक टीम भी डिवाइड कर सकते हैं बच्चों की, डिफरेंट टीम हमने डिवाइड कर दी टीचर ने, एंड टीचर बोल देता है कि आप डिस्कशन कर लो कोई भी बच्चों के साथ, कोई भी टॉपिक दे देता है, उससे क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है बच्चे की। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तो कुछ न्यू आइडियाज आएंगे और बच्चे कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे और कुछ लर्न करेंगे डिफरेंट थिंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, एक हैंडीकैप स्टूडेंट या विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, उसको अगर पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिले विद नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एक विजुअली चैलेंज कोई बच्चा है, तो व्हाट टाइप ऑफ द ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लासरूम, तो किस तरह का ट्रीटमेंट आप उस बच्चे को दोगे क्लासरूम के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेक्टिव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन में है कि हर एक डिप्राइव्ड फैमिली है या डिप्राइव्ड सोसाइटी या कोई विकलांग है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये होती है हमारी इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन। To not giving extra attention because the majority may suffer, no. Take care of him sympathetically in the classroom, no. You will think that blindness is the destiny and hence you cannot do anything, no. Arrange a seat in the front row and try to teach a piece convenient to him. उस पेज से पढ़ाओ जो उस बच्चे के लिए कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो, जो उस बच्चे को कंफर्टेबल लगे, उसको आगे बढ़ाओ। सो दैट द बिहेवियरिस्ट टीचर मस्ट बी यूज्ड एंड फॉलो इन द क्लासरूम इफ सच टाइप ऑफ द स्टूडेंट आर इन योर क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। गुड अचीवमेंट टेस्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्युइटी, वैलिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। गुड अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक एक रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्युइटी, ये। सो दिस इज द नॉट द पार्ट ऑफ द गुड अचीवमेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड वैलिडिटी शुड बी देयर। So ambiguity is a should not the part of that. So right answer is the C. Which of the following does not belong to the projected ads? तो projected ad क्या है? All the ads, all the lectures which are delivered through the project method. So projected ad, we are taking the help of the project to teach the students. So the overhead projector, no. Blackboard, ठीक है, एपिडियोस्कोप, द स्लाइड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बात होती है ब्लैक बोर्ड की। तो डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्टेड एड, तो प्रोजेक्टेड एड नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर यस, ठीक है, एपिडियोस्कोप यस, द स्लाइड प्रोजेक्टर यस। तो ब्लैक बोर्ड है, ये प्रोजेक्टेड एड नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोजेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। बाकी ये तीनों एक प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो कौन सा जो मेथड है वो करेक्ट है ब्लैक बोर्ड पे राइट करने का, कौन सा मेथड बेटर है? तो इसमें है राइटिंग फास्ट एज ए क्लियरली एज पॉसिबल। जितना है क्लियरली लिखो और फास्ट लिखो ना, फास्ट नहीं लिखना हमें। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट, ये भी तरीका नहीं कि पहले आप बोर्ड पे लिख दो और बच्चों को बोलो कि इसको पढ़ो। नो, ये छोटी क्लासेस में होता है, ये छोटी क्लासेस में भी नहीं होता, ये गलत तरीका है। आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, पहले बच्चों से पूछो फिर वो आंसर बोर्ड पे लिखो। नो, ये भी कोई तरीका नहीं है। राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो। So next is the a teacher can be successful if he or she, कब सक्सेसफुल होगा टीचर? एक when help student in becoming the better citizen, एक बेटर सिटीजन बनाने का काम होता है एक टीचर का। जो टीचर है एक अच्छा नागरिक बनाता है स्टूडेंट को, यही है जो टीचर का टीचर है सक्सेसफुल बना सकते हैं बच्चे को। इम्पार्ट द सब्जेक्ट नॉलेज, तो सब देते हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट टू द पास एग्जामिनेशन, नो। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन द वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। तो नहीं, ये क्या है? हेल्प स्टूडेंट, जो एक अच्छा नागरिक बनने में हेल्प करे स्टूडेंट को, वही एक सक्सेसफुल टीचर कहलाता है। देन डायनामिक अप्रोच टू द टीचिंग मींस, एक डायनामिक अप्रोच क्या है? डायनामिक अप्रोच टीचिंग में क्या है? तो उसमें है टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। फोर्सफुल एंड इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, इट नॉट बी रिलेटेड टू डायनामिक अप्रोच।
द टॉपिक ऑफ द टीचिंग शुड बी स्टैटिक बट डायनामिक, ये भी रिलेटेड नहीं है डायनामिक अप्रोच। तो डिफरेंट अप्रोच मैंने बताई थी। तो डायनामिक अप्रोच क्या होती है, दैट स्टूडेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू द एक्टिविटीज, यस a teacher should provide the learning through the activities. Some activities are given to the student, like some brainstorming techniques, some brainstorming activities, some case studies given to the student, some role playing, some simulation is given, where the students are actively involved all those activities and students are learned through the various activities. Next is the by which of the following method the true evaluation of the student is possible, कौन से मेथड से एक अच्छा evaluation student का हो सकता है, तो कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है। तो evaluation at the end of the course, एंड ऑफ द कोर्स में एकदम से एंड ऑफ द कोर्स में हम ये कोर्स के बाद ले लेंगे तो कोई बेटर मेथड नहीं है। इवोल्यूशन ट्वाइस इन ईयर, एक साल में 2 बार हम इवोल्यूशन ले लें, ये भी कोई मेथड नहीं है ट्रू एवोल्यूशन का। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, ये भी कोई तरीका नहीं है। फॉर्मेटिव से हम एक नॉलेज को फॉर्मेट करते हैं बस, बट कंटिन्यूस इवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। कंटिन्यूस इवेल्युएट करते रहें स्टूडेंट। टीचर क्लास में सरप्राइज टेस्ट लेता रहे, कुछ छोटे मोटे कोई टेस्ट ले लिया, कोई क्लासरूम टेस्ट ले लिया, उसके बाद कोई और सरप्राइज टेस्ट ले लिया, तो छोटे मोटे जो टेस्ट हैं या कुछ और एक्टिविटीज देते रहे स्टूडेंट को, कोई असाइनमेंट दे दिया बच्चों को, तो एक कंटिन्यूस इवैल्यूएशन शुड बी देयर। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, सपोज स्टूडेंट वांट टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर। एक स्टूडेंट है अपने टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है एंड ही विजिट द टीचर हाउस फॉर द पर्पज। तो इस पर्पज से वो सीधा टीचर के घर पहुंच गया। कोई बच्चे सीधा टीचर के घर पहुंच जाते हैं आते हैं, तो द टीचर शुड, तो टीचर को इस केस में क्या करना चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट एंड सोल्व द प्रॉब्लम, सजेस्ट हिम दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस, ये भी हम स्टूडेंट को बोल नहीं सकते। डायरेक्ट हम स्टूडेंट के पेरेंट को नहीं कर सकते कॉल। सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सोल्व द प्रॉब्लम, ये भी नहीं कह सकते उसको कि प्रिंसिपल से मिलो और अपने प्रॉब्लम को सोल्व करो। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, हम जहाँ तक हो उसके टीचर को उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसका मोरल है बूस्ट करना चाहिए, तो ये सही तरीका है। नेक्स्ट है 52, when some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making the mischief, what will your role as a teacher। अगर कोई स्टूडेंट है क्लास में मिसबिहेव कर रहे हैं या डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो एज ए टीचर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आप क्या करोगे। तो हमारे पास ऑप्शन है एक्सपेलिंग दो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को बिल्कुल एक्सपेल कर दो, बाहर निकाल दो, ये भी कोई तरीका नहीं है। आइसोलेट दो स्टूडेंट, इस तरह के स्टूडेंट को बाकी लोगों से अलग बैठा दो अलग क्लास में, ये भी कोई तरीका नहीं है। रिफॉर्म द ग्रुप विद योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी से उस ग्रुप को रिफॉर्म कर दो, नहीं रिफॉर्म भी हम नहीं कर सकते। गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर, उनकी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनको अपने आप को खुद को समझने के लिए, अपने आप का खुद एवोल्यूशन करने के लिए, अपने आप को खुद को जानने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ए प्रोजेक्टेड एड, तो कौन सा जो है बिलोंग करता है एक प्रोजेक्टेड एड से रिलेटेड। ब्लैक बोर्ड, ये भी बता दे ब्लैक बोर्ड। सो हम तो यहाँ पे कि गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सोल्व, तो दिस इज द ए बेस्ट मेथड टू इफेक्टिव द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सोल्व। तो इस तरह के बच्चों को अगर डिसिप्लिन करना है तो एक कोई भी प्रॉब्लम उसको सोल्व करने के लिए दे दो, दिस इज द बेस्ट इफेक्टिव मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच, तो इफेक्टिव टीचिंग एड क्या है। तो बार बार देखो इस तरह टीचिंग एड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच इज कलरफुल एंड गुड लुकिंग, नो it's visible to all students, easy to prepare and use, no activate all the faculties, activates all faculties, and effective teaching is one which activates all faculties, जो हर एक faculties को activate करे। The teachers are popular among the students, तो कौन से टीचर हैं जो पॉपुलर होते हैं स्टूडेंट के अंदर, क्या स्टूडेंट्स में जो कोई टीचर होते हैं फेवरेट होते हैं और पॉपुलर होते हैं। मेरे टाइम में भी मेरे कुछ टीचर थे जो फेमस है, पॉपुलर थे मेरे टाइम पे, तो कौन से ऐसे टीचर है जो पॉपुलर होते हैं। तो डेवलप इंटीमेसी विद देम, अगर कोई इंटीमेसी करता है उनके साथ, नो
हेल्प देम टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, वो टीचर जो उनकी बातें सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो help them to solve that this type of the teacher are more famous and popular among the students. Award good grades, take classes on extra tuition fees. No, the essence of an effective classroom environment is, effective classroom environment का जो essence क्या है, importance क्या है, essentials क्या है, ये variety of teaching aids, उसके अंदर बहुत सारे teaching aids होने चाहिए ये वो उनके टीचर को पढ़ाने के लिए. नो, ये जरूरी नहीं है. अगर अच्छे टीचर आपकी नॉलेज अगर अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट को. लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, एक टीचर और स्टूडेंट का एक लाइवली एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक जीवंत इंटरेक्शन होना चाहिए एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में. ऐसा लगे इमोशंस और फीलिंग्स है उसके अंदर इंक्लूड हो, कि वेरी इंटरेस्ट, स्टूडेंट भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाने में, टीचर भी इंटरेस्ट ले रहा है उनको पढ़ाने में, तो ऐसा एक इंटरेक्शन होना चाहिए. पिन ड्रॉप साइलेंस है कि ये कोई वो नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ डिस्कशन चलता रहना चाहिए क्लास में. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये भी एक इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. Next, on the first day of his class or her class, if a teacher is asked by the student to introduce himself, he should, student को क्या करना चाहिए? On the first day of his class, if a teacher is asked by the students to introduce himself, he should. अगर कोई आप एक क्लास में जाते हो, आप नए नए किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में आपने ज्वाइन किया है, तो क्लास में गए, क्लास में जाते किसी बच्चे ने आपको बोल दिया प्लीज सर ट्राई इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका इंट्रोडक्शन के लिए बोल दिया किसी बच्चे ने, तो उस केस में आप क्या कहोगे बच्चों को? क्या उनको कहोगे कि क्लास के बाद मेरे से मिलना, या उनको कहोगे टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, अपने बारे में उनको बताना शुरू करो या बताओ. इग्नोर द डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग, उनको इग्नोर करो, टीचिंग करना स्टार्ट कर दो. स्कोर द स्टूडेंट फॉर दिस अनवांटेड डिमांड, और या उसको हम धमकाएंगे स्टूडेंट को इस अनवांटेड डिमांड के लिए. नो, तो सबसे तरीका है अपने बारे में उनको बताना स्टार्ट कर दो. दैट इज द बेस्ट मेथड एंड बेस्ट वे टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. तो टेल देम अबाउट yourself in the brief. Moral values can be, next question है question number 60. Moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher. अब moral values है effectively कब inculcate होती है स्टूडेंट के अंदर? जब टीचर frequently talks about the values. No, बातें करने से values नहीं आते. Himself practices them, अगर खुद उस moral values को अडॉप्ट करेगा टीचर, खुद एग्जाम्पल बनेगा स्टूडेंट के सामने, तब स्टूडेंट भी उन वैल्यूज को फॉलो करेंगे. तो दैट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर. हिमसेल्फ प्रैक्टिसेस देम, खुद को वो वैल्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी स्टूडेंट उन चीजों को सीखेंगे. नेक्स्ट है सम स्टूडेंट इन ए क्लास एग्जिबिट द ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग, वो सीखने की क्यूरियोसिटी दिखाते. कुछ बच्चों को होती है, कुछ लालसा होती है सीखने की, कुछ भी नया सीखने की. It may be because such children, क्यों होता है ये? Because children are gifted, such children are really God gifted. Come from the rich families, no. rich family वाले तो ऐसे होते हैं, बस उनको डिग्री से मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता. Show artificial behavior, artificial बनावटी उनको behavior show करो. Create indiscipline in the class, create indiscipline करते हैं क्लास में. Are God gifted, इस तरह के जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्रीम होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज, एक अच्छी गुड टीचर की क्वालिटी क्या है? साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एक सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है. एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ऐसे जो बहुत सारे लोगों में अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छे फटाफट फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, क्या उनको अच्छी नॉलेज होती है? फराटेदार इंग्लिश बोलना या कम्युनिकेशन करना, एक फ्लुएंट कम्युनिकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है. साउंड नॉलेज होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट की शुड बी ए गुड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच ही और सी इज मास्टर. सो कंसर्न फॉर द स्टूडेंट वेलफेयर, क्या स्टूडेंट की अच्छाई या भलाई के बारे में सोचे, वो एक अच्छी क्वालिटी है वो टीचर की. नहीं, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज है, नहीं लीडरशिप क्वालिटी, ये तो सबसे मेन चीज़ है. उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, अच्छे से गाइड कर पाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप. अब कौन सी चीज़ है जो एप्रोप्रिएट होती है किसके रेस्पेक्ट में? एक टीचर और स्टूडेंट की अच्छी रिलेशनशिप है, किस चीज़ों पे डिपेंड करती है? क्या कौन सी चीज़ें वो डिस्क्राइब करती हैं एक स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशनशिप में?
Very informal and intimate? No. Limited to classroom only? No. Cordial and respectful? The relationship should be cordial and respectful. एक cordial क्या होती है? एक mutual, एक mutuality, एक feelings होनी चाहिए और respectful होनी चाहिए. तो इस तरह की जो relationship होनी चाहिए एक student और teacher के बीच में, ठीक है. एक politeness होनी चाहिए, एक respect होनी चाहिए. Now, next question is 64. The academic performance of student can be improved if the parents are encouraged to. तो academic performance student की improve हो सकती है अगर parents हैं उनको encourage करें. So, supervise the work of their wards, arrange for extra tuition, remain in concert about it, interact with the teacher frequently. तो ये कोई भी तरीके applicable नहीं है. encourage किस तरह कर सकते हैं एक बच्चे को, उसके जो parents हैं वो सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, अपने बच्चे का वर्क को सुपरवाइज करें कि कैसा वर्क कर रहा है, होमवर्क कैसा कर रहा है, काम कैसा कर रहा है, सीख कैसा रहा है, घर पे आके काम पूरा कर रहा है नहीं, बस उनको सुपरवाइज करें अपने काम को. तो इस तरह से बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं. उनसे पूछें भी कितना काम हो गया बेटा, कितना रह गया, बस इस तरह की चीज़ें हैं इनकरेज करेंगी बच्चे को एक अच्छा सीखने के लिए. तो नेक्स्ट चलते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65. In a lively classroom situation, there is likely to be, एक lively classroom situation है, एक क्लास चल रही है उस, so there is likely to be occasional roars of laughter. उसमें क्या है, एक हंसी मजाक की पूरे ठाकों की आवाज आएगी दूर दूर तक. नो, उसको नहीं कह सकते कि लाइवली क्लासरूम है. कंप्लीट साइलेंस, बिल्कुल साइलेंट है, क्लास में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, उसको भी हम लाइवली क्लासरूम नहीं कह सकते. फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, तो ये है एक लाइवली क्लास कह सकते हैं, जीवंत क्लास है जहाँ पे स्टूडेंट पूछ रहा है क्वेश्चन और टीचर उसका जवाब दे रहा है. तो दोनों तरफ से एक टू वे कम्युनिकेशन है, तो तब कह सकते हैं एक अच्छी इफेक्टिव टीचिंग है एक लाइवली क्लास में. तो लाउड डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट, ये भी वो नहीं तरीका, तो ये एक राइट अप्रोप्रिएट. इफ ए पेरेंट अप्रोचेज द टीचर टू डू सम फेवर टू हिज और हर वार्ड इन द एग्जामिनेशन, द टीचर शुड, अगर पेरेंट्स से अप्रोच करते हैं किसी टीचर को, एक टीचर के पास जाते हैं कि मेरा बच्चे का फाइनल एग्जाम है, थोड़ा सा देख लेना, कुछ हेल्प कर देना, थोड़ा मार्क्स दे देना, ग्रेड अच्छी दे देना. अगर इस तरह के पेरेंट्स हैं एक बच्चे के मार्क्स के लिए, एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड अप्रोच करते हैं किसी टीचर को, तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए? ट्राई टू हेल्प हिम, उनकी पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए. उस केस में नहीं. आस्क हिम नॉट टू टॉक टू दोस टर्म्स, उनको ये कहना चाहिए कि इस बारे में आप बात मत करो. रिफ्यूज पोलाइटली एंड फर्मली, उनको पोलाइटली रिफ्यूज कर दो कि मैम सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, इट्स डिपेंड इफ वी विल डू सो वी विल जस्ट फॉलोइंग द कैरियर ऑफ द योर वार्ड, सो लेट हिम डू व्हाट ही और शी अनएबल टू डू. तो जो भी करना चाहता है, जैसे भी करना चाहता है उसको करने दो, कोई भी अप्रोच लेके मत आओ. तो उनको पोलाइटली आप मना कर सकते हो, ठीक है. सो आस्क हिम रूडली एंड गो अवे. So that is the right answer. Next है 67. Which one of the following is the most important quality of a good teacher? कौन सी एक अच्छी important quality एक good teacher की? देखो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, अलग अलग हमने किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, हर एक में अलग अलग क्वालिटीज पूछ रखी है. तो उसमें हर एक ऐसी क्वालिटीज होती है जो राइट होती है, तो उसको हमें टिक करना होता है कौन सी एक राइट क्वालिटी है टीचर की. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक बार आंसर ऑप्शन देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर? पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी. अगर पंक्चुअल नहीं, कई बार लेट भी थोड़ा बहुत आ गया, सिंसियरिटी का कोई लेना देना नहीं है एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी से रिलेटेड. पंक्चुअलिटी से इतना कुछ लेना देना नहीं है. एक अच्छी हम बात करते हैं क्वालिटी, इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर. कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव कंटेंट मास्टरी, तो ठीक है, रिएक्टिव ये नहीं है. कंटेंट मास्टरी एंड सोशेबल एंड रिएक्टिव, ये चीज़ें नहीं आती. एंड पंक्चुअलिटी एंड रिस्पेक्ट से भी कोई लेना देना नहीं. मेन हमारा कंटेंट मास्टरी, उसकी जो भी कंटेंट पढ़ा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है, उसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक मास्टरी होनी चाहिए, हर एक फैक्ट की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, कंटेंट के बारे में जो भी पढ़ा रहा है. नेक्स्ट है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद. जो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की, क्या होती है वो? चिल्ड्रन, क्या बच्चे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसकी इम्पोर्टेंट.
द प्रिंसिपल, उसकी एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी हम प्रिंसिपल का ही सारे काम करें, उसके इर्द गिर्द घूमें और हम ट्रैपेजिज्म करें। नो, द टीचर हिमसेल्फ, उसकी टीचर एडजस्टमेंट लाइज विद देयर ओन सेल्फ, उसकी खुद की जो भी जितनी भी एडजस्टमेंट है वो पर्सनल एडजस्टमेंट है, क्लासरूम एडजस्टमेंट है, तो ऑल द एडजस्टमेंट द टीचर इज हिमसेल्फ, उसकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद है। पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाओ और सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो पर्सनल, प्रोफेशनल या टीचर है, क्लासरूम एडजस्टमेंट है, दैट शुड बी all the responsibility are goes towards that teacher himself or herself, and the community, no, community से भी कोई लेना देना नहीं है हमें। So as per the NCTE norms, that should be the staff strength for a unit of 100 student at B.Ed level। तो 100 students के ऊपर कितना स्टाफ होना चाहिए? नेशनल सेंटर ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी क्या है? नेशनल सेंटर ऑफ टीचर एजुकेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट, एज पर द एनसीटी नॉर्म्स, कि कितने 100 बच्चों पे कितने टीचर्स होने चाहिए? 1/7 या 1+9 C +10, 1+5? No. So as per the NCT norms, what should be the staff strength for a unit of 100 students as a B.Ed level? So 1+7, तो 1+7 होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है अगर कम से कम 100 बच्चे हैं तो उसमें 8 टीचर्स कम से कम होने चाहिए हमारे, 8 टीचर्स should be there, 1+7। Research has shown that the most frequent symptoms of nervous instability among the teacher, अब कई टीचर आते हैं, नए आते हैं, दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू द कैरियर ऑफ द टीचिंग, वेरी न्यू एंड वेरी न्यू कमर्स, दे आर ज्वाइनिंग द जर्नी एज ए टीचर। सो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द नर्वस इंस्टेबिलिटी? जो नर्वस हो जाते हैं उसका रीजन क्या है? जो नर्वसनेस इंस्टेबिलिटी होती है, लेक्चर डिलीवरी इंस्टेबिलिटी होती है, वो नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस में कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो फर्स्ट है डाइजेस्टिव अपसेट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाता है उनका। एक्सप्लोसिव बिहेवियर, एकदम से भड़क जाते हैं, नहीं ये भी नहीं होता, ये भी कोई सिम्टम नहीं है। फटीग है, थोड़ा सा आलस आ जाते हैं, थके महसूस कर, नो। वरी, वो हो जाते हैं चिंतित, वरी टेंशन में आ जाते हैं। तो वरी ना, जब वो चिंता में दिखते तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ नर्वस है। Then 71, next question, which one of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? Syllabus is an annexure to the curriculum। Syllabus क्या है? Curriculum का annexure है। Curriculum is the same in all the education institution में, सभी में education institution में सेम होता है curriculum। मैंने तो नहीं देखा, हर यूनिवर्सिटी में जाओगे, हर कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाओगे, हर जगह आपको curriculum डिफरेंट मिलेगा। CBSE का, SBSE का, सब जगह डिफरेंट मिलेगा। तो ये भी नहीं है करेक्ट। करिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, नहीं, इसमें फॉर्मल एजुकेशन होती है, इनफॉर्मल की बात ही नहीं है। करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन तो होते हैं, करिकुलम जब भी बनाते हैं उसमें इवैल्यूएशन के मेथड आपको लिखने पड़ते हैं, तो ये भी सही नहीं है। सो राइट इज द सिलेबस इज एनेक्चर टू द करिकुलम। करिकुलम में बहुत सारे सिलेबस होते हैं, ठीक है। करिकुलम, द सिलेबस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द करिकुलम। फॉर एग्जाम्पल, एक सेमेस्टर का हमने कैरिकुलम बनाया, तो उस कैरिकुलम में एक सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, हर एक के सिलेबस होते हैं, वो एनेक्चर कहलाते हैं। तो सिलेबस इज एनेक्चर ऑफ द कैरिकुलम। नेक्स्ट है हमारे पास इस 72, क्वेश्चन नंबर 72, ए सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज, एक सक्सेसफुल टीचर कौन होता है? जो कंपैशनेट है एंड डिसिप्लिनरियन है, यस। क्वाइट एंड रिएक्टिव, ये भी नहीं। टॉलरेंस एंड डोमिनेटिंग, पैसिव एंड एक्टिव, नो। उसके अंदर एक कंपैशन होना चाहिए किसी चीज को लेकर, डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिनरियन एंड कंपैशनेट होना चाहिए, किसी चीज को लेकर कमिटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज टू, एक प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? बार बार फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो देख लो कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है टीचर की? हेल्प ऑल अराउंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ऑल अराउंड डेवलपमेंट है
वो करना एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए टीचर। देन माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? जब एक छोटे लेवल पे बिल्कुल हम टीम में बांट के एक क्लास को एक डिफरेंट या एक पूरी क्लास को हम डिफरेंट टुकड़ों में बांट के इनके साथ डिस्कशन करते हैं, एक माइक्रो टीचिंग करते हैं। एक या स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप है उनको बना देते हैं, एक ग्रुप टीचिंग करते हैं, वो माइक्रो टीचिंग होती है, ग्रुप टीचिंग। और लेक्चर मेथड कह सकते हैं, एक छोटे लेवल को हम लेक्चर देते हैं। तो माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिसेस। नो, टीचिंग प्रैक्टिस में ये माइक्रो टीचिंग काम नहीं आती। ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिसेस, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में नहीं, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस हम जब करते हैं ना, जब टीचिंग की जो प्रैक्टिस चल रही होती है उस टाइम माइक्रो टीचिंग अच्छी होती है। माइक्रो टीचिंग में स्मॉल ग्रुप को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को, वो तो माइक्रो टीचिंग। आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस नो, ऑलवेज नो व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट इन द टीचर। तो कौन सी क्वालिटी जो स्टूडेंट एक टीचर के अंदर देखते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो ऑलवेज प्रेफर बाय द स्टूडेंट इन ए टीचर, कि एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी तो होनी ही होनी चाहिए। तो स्टूडेंट क्या देखते हैं? तो इसमें है आइडियलिज्म, फिलोसॉफी नो, कंपैशन नो, डिसिप्लिन। द टीचर शुड बी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन अगर स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं ना, तो स्टूडेंट भी उम्मीद करते हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, कि हम तो डिसिप्लिन रहेंगे, बट टीचर शुड आल्सो बी डिसिप्लिन। तो दैट इज द स्टूडेंट सी ए क्वालिटी इन द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड एवोल्यूशन ऑफ द रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। अब रिटन मटेरियल है जो बच्चों ने लिखा है उसका इवैल्यूएशन करते हो, तो गुड एवोल्यूशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन। किस बेस पे नहीं होना चाहिए? आप इवैल्यूएट करते हो, बच्चे लिख के आ रहे हैं, आप चेकिंग करते हो, तो किस बेस पे नहीं होना चाहिए? वो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के बेस पे नहीं होना चाहिए, लॉजिकल प्रेजेंटेशन के बेस पे नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने लॉजिकली कैसे प्रेजेंट किया है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाटएवर इज रीड, जो भी आप रीड कर रहे हो उसी बेस पे अपनी एबिलिटी को रिप्रोड्यूस कर लो, नहीं उसके बेस पे भी नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कंप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उसने कितनी अच्छी तरह से कंप्रीहेंड किया है, लिखा है, सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है बच्चे को, उसके बेस पे उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए रिटन मटेरियल का। देन व्हाई डू टीचर आर टीचिंग एड? टीचिंग एड क्यों यूज करते हैं? ये पहले भी बता चुके, दोबारा फिर रिपीट हुआ है। टीचिंग एड है ना, बच्चे क्यों यूज करते हैं? तो टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, कोग्निटिव लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न द स्टूडेंट द बेटर वे, दे आर यूजिंग द टीचिंग एड। फन फीलिंग के लिए नहीं करते, या स्टूडेंट अटेंशन के लिए नहीं करते, वो स्टूडेंट अटेंशन के लिए नहीं कर सकते, उनकी स्टूडेंट के अटेंशन दे वो करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे इंक्रीज किया जा सकता है बच्चों का। Then attitude, concept, skills and knowledge are products of। attitude, concept, skill and knowledge किसके products हैं, किसके elements हैं, किसके components हैं? ये हमारे heredity के। attitude, जो concept, skills, जो knowledge मिली हमें by heredity, तो वो heredity से मिलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। लर्निंग से नहीं, रिसर्च से नहीं, एक्सप्लेनेशन है, हेरिडिटी आएगा। ये प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, किसके हैं? हेरिडिटी, ये याद रखना। ये भी आ सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, what are the below components of the heredity and what are the not a component of a heredity from the below options? Which among the following gives more freedom to the learner to interact? कौन सी जो टेक्निक्स है वो एक मोर अपॉर्चुनिटी देता है, मोर ऑप्शन देता है स्टूडेंट्स को एक इंटरेक्ट करने का, मोर फ्रीडम टू द लर्नर्स टू इंटरेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाए। तो इसके अंदर है यूज ऑफ द फिल्म, क्या फिल्म का यूज करके एक इंटरेक्ट कर पाएगा स्टूडेंट? नो। तो बार बार एक ग्रुप डिस्कशन की बात आती है, कम्युनिकेशन की बात आती है क्लास में, तो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन दैट इज द गिव द मोर फ्रीडम टू स्टूडेंट, एक अच्छी फ्रीडम देता है स्टूडेंट को। क्लासरूम में तो क्या होता है, एक लिमिटेड होती है फ्रीडम, टीचर पढ़ाता है भी, बाकी बच्चे भी होते हैं, बट जब ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है बच्चे को, देन ही और शी कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज, दे कैन एक्सप्रेस देयर knowledge, their information, their facts, so that is the more provide the more freedom to the learners. Then which of the following is not a product of learning? एक product of learning कौन सा नहीं है, learning का product कौन सा नहीं, which of the following is not a product of learning? learning का जो element है, component कौन सा नहीं है? attitude, तो attitude, concept, knowledge, ये तो किसके component थे, हमने बड़े तो पर heredity के, ठीक है।
एंड मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। हेरिडिटी लर्निंग, ये सारे लर्निंग के प्रोडक्ट हैं। हेरिडिटी भी लर्निंग का पार्ट ही है, बट मैच्योरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ ए लर्निंग। Then how can the objectivity of the research be enhanced? जो objectivity है research की कैसे हम enhance कर सकते हैं? How can the objectivity of research be enhanced? Through its impartiality? No. Through its reliability? क्या reliability के बेस पे हम objectivity research की enhance कर सकते हैं? No. reliability के बेस पे भी नहीं। थ्रो इट्स वैलिडिटी नहीं, ये इंडिविजुअली नहीं कर, जो हम भी जो भी स्टडी करते हैं वेस्ट होती है। देखो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये एक ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करती है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, तो वैलिडिटी भी बहुत तरह की होती है, जैसे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड इम्पार्शियलिटी। सो अबोव ऑल दिस डिपेंड ऑन ऑल अबोव दिस, ना कि किसी एक पे डिपेंड होती, किसी एक पे डिपेंड नहीं होती, ये हर एक पे डिपेंड होती है। जो ऑब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च की वो इनहांस हो सकती है हमारी इन सब से। रिलायबिलिटी चेक करेंगे हम डाटा की, रिसर्च की लायबिलिटी चेक करेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे डाटा की, एक इम्पार्शियलिटी चेक करेंगे, उसके बाद कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिविटी, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम अच्छे से अटेन कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, टीचर सक्सेस डिपेंड ऑन, टीचर की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स, कि अपनी जो भी हार्डवर्क है या जो भी मेहनत की कमाई है या जो उसने लाइफ में पढ़ा है उसको यूज करके हाउ ही और सी कैन एनहांस द नॉलेज ऑफ अदर, हाउ ही और सी कैन सर्व द बेटर टू द सोसाइटीज, दैट इज द more important. So this is the right answer. His professional training and creativity, his concentration on his work and duties with a spirit of the obedience to God, his mastery on the subject and capacity in controlling the student. No. तो उसने कहा अकॉर्डिंग स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डिपेंड करती है उसकी रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन, जो उसकी पर्सनल गेन, अपनी पर्सनल ग्रोथ है, दूसरों की हेल्प करके अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। Which of the following teacher will be liked most? Which of the following teacher, किस तरह के जो टीचर हैं वो will be liked most by the students? A teacher of the high idealistic attitude, a loving teacher, yes. A teacher who are listening the problem of the student very carefully. A teacher who is disciplined, a teacher who often amuses the student, जो हमेशा एक entertain करता रहता है student का नो। Which of the following teacher will be liked most? A loving teacher, जिसको सब पसंद करते हैं। ए टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज, सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या होता है टीचर के लिए? टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इतना इंजॉयबल बना देते हैं कई टीचर, इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि बच्चे मंत्रमुग्ध होकर पूरा कंसंट्रेट करके उस चीज़ों को सुनते हैं। तो वो नहीं होते कि टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज है कि स्टूडेंट ने काम नहीं किया है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे क्लास में, क्वेश्चन पेपर जो है प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ये भी एक चैलेंज नहीं है टीचर के सामने। टीचर के सामने चैलेंज है कि जो टीचर लर्निंग जो प्रोसेस को कैसे हम इंजॉयफुल बनाएं कि बच्चे इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को पढ़ें। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द अगेंस्ट द टीचर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर। वैल्यू एजुकेशन किसको बोलोगे आप? मेकिंग स्टूडेंट हेल्दी, अगर स्टूडेंट को हेल्दी बनाना हो वो वैल्यू एजुकेशन है? नो। मेकिंग स्टूडेंट टू गेट ए गुड जॉब? नो, ये भी पार्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट नहीं है वैल्यू एजुकेशन का। इनकैलकुलेशन ऑफ द वर्चुएज, वर्चूज को हमने इनकैलकुलेट करना, ये भी इसका वैल्यू एजुकेशन का पार्ट नहीं है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, यस दैट इज द वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन क्या करती है? आजकल जैसे वैल्यू एजुकेशन पे फोकस करती है इंडियन गवर्नमेंट या बाकी भी कंट्री हैं जो वैल्यू एजुकेशन पे आज के दिन फोकस कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वैल्यू एजुकेशन पे हमें फोकस किया है हमने, और वैल्यू एडिड चीज़ों पे फोकस किया है, और वोकेशनल एजुकेशन पे हमने फोकस किया है। वो किस लिए? ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। So this is the right answer. Next is the which a normal student behavior. When a normal student behaves in an erratic manner in the class, you would, अगर कोई तंग करता है या ऐसा बिहेव करता है क्लास के अंदर जिससे आप तंग हो जाते हो वो, तो उस केस में एक टीचर क्या करेगा? आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे? पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, स्टूडेंट को यहाँ से वहाँ आप खींचोगे।
आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, स्टूडेंट को कि चलो क्लास से बाहर भाग जाओ। इग्नोर द स्टूडेंट, या एक स्टूडेंट को इग्नोर करोगे, नहीं, ये तीनों टेक्निक आपको काम नहीं आएंगी। एक टेक्निक काम आएगी, वो है टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। क्लास के बाद उस स्टूडेंट को बात करो, अच्छे से बैठा के उसका काउंसलिंग करो। दैट इज द राइट आंसर। नाउ द टीचर हैज बीन ग्लोरिफाइड बाय द फेरेज फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बिकॉज एक टीचर को क्या कहा है, ग्लोरीफाइड किया गया है। एक टीचर एक फ्रेंड भी है, एक फिलोसोफर भी है और एक गाइड भी है। क्यों क्यों कहा गया ऐसा? बिकॉज ही ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी टू द स्टूडेंट। जो ह्यूमैनिटी की जो हाई वैल्यूज हैं उनको ट्रांसमिट करता है स्टूडेंट के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज हैज बीन सेड। तो सॉरी so he transmit the high value to the student. Next is the most important cause of failure for a teacher lies in the area of। कौन सी एरिया में सबसे बड़ा जो कोज होता है फेलियर का टीचर का, क्या होता है वो? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नो। लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट के ऊपर भाई साहब उसकी अच्छी कमांड नहीं थी, इसलिए वो चल नहीं पाया और फेल हो गया। ठीक है, तो वो कामयाब नहीं हो पाया। तो ये ही है सबसे बड़ा जो चैलेंज फेलियर का एक टीचर का, क्योंकि उसकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होती, उसको कुछ नहीं आता होता, बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, इंटरेस्ट नहीं ले पाते, एंड दिस टाइप ऑफ द टीचर विल नॉट वर्क मोर एंड दे कैन नॉट इम्पार्ट एनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अमंग द स्टूडेंट्स। ए टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स बाय। एक अच्छी रैपो कैसे बना सकता है स्टूडेंट ना, टीचर एक स्टूडेंट के अंदर किस तरीके से बना सकता है? बिकमिंग ए फिगर ऑफ अथॉरिटी, एक अथॉरिटी का अच्छा फिगर बन के, या अथॉरिटी उसके पास अच्छी अथॉरिटी लेके वो बन सकता है। नो। इम्प्रेसिंग स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल्स, नॉलेज स्किल तो देता है स्टूडेंट, उसके अलावा एक अच्छी रेपो कैसे बनेगी? प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड, एज ए गाइड उसको एक टीचर को एक रोल प्ले करना पड़ेगा, एक अच्छा गाइड बन के। गाइड क्या होता है? जो एक बच्चे को सही मार्गदर्शन करे, एक अच्छी डायरेक्शन दिखाए कि एक अननोन से नोन की तरफ कैसे जाना है, कि जो आपके लिए अननोन है उससे नोन की तरफ जर्नी है आपको करनी है। तो उसी का जो रास्ता जो दिखाए ना टीचर, जो वो होता है गाइड। तो एक गाइड का रोल जो प्ले करे वो एक अच्छी रेपो बना सकता है स्टूडेंट के माइंड में और उनके दिल में। Then education is powerful instrument of। education is a powerful instrument। किसका पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर, ऑल ऑफ द अबव। यस, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है एजुकेशन, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी एजुकेशन से होती है, और एक कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी एजुकेशन से होती है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 91। A teacher's major contribution toward the maximum self-realization of the student is effective through। एक टीचर को जो मेजर कंट्रीब्यूशन है किसके लिए? मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को सेल्फ रियलाइज करने का, रियलाइज जो करेगा उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। तो स्टूडेंट के थ्रू जो अफेक्ट होता है, कौन कौन सी रीजन है जिससे अफेक्ट होता है, तो कौन सा कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज अफेक्टेड थ्रू। तो क्या कंट्रीब्यूट करता है टीचर जिससे? तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है सेंसिटिविटी टू द स्टूडेंट सेंसिटिविटी टू द स्टूडेंट नीड्स, गोल्स एंड पर्पस। तो सेंसिटिव होना पड़ेगा टीचर को स्टूडेंट की नीड्स के लिए, उसके गोल्स के लिए, उसके पर्पस के लिए। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, इनके लिए उसको इम्पोर्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये है एक मेजर कंट्रीब्यूशन टीचर का स्टूडेंट के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। देन वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ। जो वर्बल गाइडेंस है लीस्ट इफेक्टिव है किस तरह की लर्निंग में? वो लीस्ट इफेक्टिव। सो द वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स। जो एटीट्यूड्स की लर्निंग होती है, जब हम एटीट्यूड्स की लर्निंग करवाते हैं, मेजर द एटीट्यूड, तो उस केस में जो वर्बल गाइडेंस है वो लीस्ट इफेक्टिव होती है। वर्बल गाइडेंस से एटीट्यूड्स नहीं बदलेगा, आपको एक नॉन वर्बल गाइडेंस भी देनी पड़ेगी बच्चों को, एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी पड़ेगी जिससे उसका एटीट्यूड में चेंज हो। उसके बाद
विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर रोल इन द लर्निंग, कौन सा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर्स का रोल जो प्ले करता है स्टूडेंट की लर्निंग में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचर, कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट परफॉर्मेंस। तो एक डेवलपमेंट है इंसाइट इनटू कंस्टिट्यूट और एडिक्वेट द परफॉर्मेंस, कि कैसे अच्छी परफॉर्मेंस हम स्टूडेंट की लेके आ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट इनटू व्हाट कंस्टिट्यूट्स द पिटफॉल्स एंड द डेंजर्स टू द अवॉइड, जो भी डेंजर्स हैं या पिटफॉल्स हैं उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, टीचर्स का रोल है लर्निंग में। जो द प्रोविजन ऑफ इनकरेजमेंट एंड मोरल सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट इनकरेजमेंट है, वो भी एक टीचर्स का रोल नहीं, एक लर्निंग में इम्पोर्टेंट पूछा, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल हेल्प, हमें कंटिन्यूस उसका डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा, एक रेमेडियल हेल्प करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, तब एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टीचर्स का जो रोल है एक लर्निंग के अंदर, यहाँ पे ज़्यादा रोल होता है कि एक प्रोविजन होता है कि कैसे उसको डायग्नोस्टिक करेगा चीज़ों को, जो ट्रीट करेगा या प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को उसको आइडेंटिफाई करके उनको सॉर्ट आउट करता है टीचर, तो उस केस में एक रेमेडियल हेल्प मिलती है बच्चों को, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। देन द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ द लर्निंग इज, मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पज क्या है लर्निंग का? पर्सनल एडजस्टमेंट, टीचर की एक पर्सनल एडजस्टमेंट नहीं। जब मॉडिफाई द लर्निंग का पहले सबसे पहले हमने डेफिनेशन की थी, द लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। सो द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग, द पर्पज ऑफ लर्निंग क्या है? Modification in the behavior of the student. So that is the right answer. The student who keep on asking the questions in the class should be, जो हमेशा क्लास में क्वेश्चन पूछते रहते हैं स्टूडेंट को, तो the student who keep on asking, हमेशा कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास में उनमें क्यूरियोसिटी होती है हर एक टॉपिक को लेके जो भी टीचर पढ़ाता है और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस केस में दैट शुड बी एनकरेज टू फाइंड आंसर इंडिपेंडेंटली। तो स्टूडेंट को इस केस में हमें इनकरेज करना चाहिए कि ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ए टीचर ऑलवेज इनकरेज फाइंड द आंसर इंडिपेंडेंटली, कि खुद कैसी कोशिश करता है उन चीज़ों को आंसर को खोजने की। एडवाइज टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, ये भी नहीं है। इनकरेज टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, नो। एडवाइज नॉट टू डिस्टर्ब ड्यूरिंग द लेक्चर, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट हु कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन, टीचर को बोलने ही नहीं दे रहे, तो उनको हम डायरेक्टली मना नहीं करेंगे, उनको एक कहेंगे कि यू हैव ट्राई टू फाइंड आउट दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, इफ स्टिल नॉट फाइंड देन यू कैन कम टू मी। Then next question is 96. Maximum participation of the student is possible in teaching through. अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट का टीचिंग के अंदर कैसे हो सकता है? अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्या होगा? टीचर तो 1 by 1 के पास जाके नहीं पाएगा, इतने स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं क्लास में, अगर 1 by 1 एक स्टूडेंट के पास अगर जाने लगे तो एक लेक्चर तो ऐसे ही निकल जाएगा पूरा क्लास, तो लेक्चर मेथड भी पॉसिबल नहीं है। ऑडियो विजुअल से हम इतना बच्चों का इंटरेक्शन भी ना हमारा इंटरेक्शन हो पाता, ना बच्चों का आपस में इंटरेक्शन हो पाता इस चीज़ से। टेक्स्ट बुक मेथड से भी कोई इंटरेक्शन कोई डिस्कशन नहीं हो पाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन का है डिस्कशन। तो हम बार बार रिपीट, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है? डिस्कशन मेथड। टीचर यूज विजुअल एड टू मेक लर्निंग, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक पर्पज लर्निंग का जो पर्पज है उसको पूरा करने के लिए, एक क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए विजुअल एड की हेल्प लेता है, ऑडियो विजुअल। द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशन लेवल, ये फिर दोबारा रिपीट हो गया, हायर एजुकेशन लेवल में टीचर्स का रोल क्या है, ये भी रिपीट है। तो देख लो कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे, मे भी यही क्वेश्चन आपको रिपीट होके आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट, ये रिपीट हो गया है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर वुड यू लाइक द मोस्ट, कौन से टीचर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, ये भी दोबारा आज का। हैविंग द ए पंक्चुअल, नहीं। लविंग एंड हैविंग द हाई आइडियलिस्ट फिलोसॉफी, नो। हु ऑफन अम्यूजेज द स्टूडेंट, जो हमेशा इंजॉयमेंट करता है स्टूडेंट ना, जो डिसिप्लिन है, जिसका अच्छा एप्टीट्यूड है उसको पसंद करते हैं। लविंग टीचर है, डिसिप्लिन है, जिसका रीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है। माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट टीचर, माइक्रो टीचिंग भी यह आ गया कि प्रैक्टिस टीचिंग के अंदर जब टीचर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहा हो उस केस में माइक्रो टीचिंग, ये भी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो के आ चुका है। देन विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट,
सबसे कम इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है टीचिंग में कौन सा है? पनिशमेंट टू द स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है पनिशमेंट। मेंटेनिंग द डिसिप्लिन द क्लास, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, ये भी इम्पोर्टेंट टीचर के लिए। ड्राइंग द स्केचेज एंड डायग्राम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या नहीं है? बच्चों को पनिशमेंट देना, जो लेस इम्पोर्टेंट फैक्टर है पनिशिंग द स्टूडेंट। Which of the following is the not instructional material? Instruction material क्या होता है? The material which are used to provide the instruction to the student. So in this, so overhead projector ये हो सकता है instructional material है। ऑडियो कैसेट में नहीं हो सकती, प्रिंटेड मटेरियल नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंसी। ओवरहेड प्रोजेक्ट इज द मेथड ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल थ्रू व्हिच वी कैन एबल टू गिव द इंस्ट्रक्शन थ्रू द प्रोजेक्ट। Which of the following statement is not correct? कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? लेक्चर मेथड कैन डेवलप द रीजनिंग, ये रीजनिंग डेवलप थोड़ी होती है लेक्चर मेथड से। लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज डेवलप करते हैं। लेक्चर मेथड इज अ वन वे प्रोसेस, हाँ बस लेक्चर डिलीवर किया, इसमें वन वे, टीचर बोलता है स्टूडेंट सुनते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर मेथड स्टूडेंट आर पैसिव, स्टूडेंट पैसिव हो जाते हैं, लेक्चर दिया उसके बाद स्टूडेंट रिलैक्स हो जाते हैं, दे आर नॉट रेजिंग एनी क्वेरीज। तो लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग, रीजनिंग डेवलप नहीं करते लेक्चर मेथड होते हैं, उससे कोई रीजनिंग नहीं होती बच्चों की। तो ये राइट आंसर है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हायर एजुकेशन पे टीचिंग का? टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, क्या एग्जामिनेशन पास करना ही स्टूडेंट का लिए इंपॉर्टेंट है या ऑब्जेक्टिव है हायर लेवल पे? नहीं। सेल्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं। जब हायर एजुकेशन में हम किस पे करते हैं? सेल्फ लर्निंग में, कि स्टूडेंट अपने आप क्या कितना लर्न कर सकता है, कैसे लर्न कर सकता है। वी आर गाइडिंग टू द स्टूडेंट फॉर सेल्फ लर्निंग। सो सेल्फ लर्निंग से एक ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा? टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक द डिसीजन। जब इंडिपेंडेंट बनाएंगे सेल्फ लर्निंग के लिए स्टूडेंट को, तो दे आर आल्सो एबल टू टेक द डिसीजन। तो वी आर टू इंक्रीजिंग एंड इंकरेज and we are imparting the learning so that student can take the decision independently. To give the new information, higher education में चीजें नहीं होती। To motivate student to ask the question during the lecture. More important to develop the capacity to take the decision. Then which of the following statement is correct? इसमें से कौन सी statement correct है? Reliability ensure the validity. Validity ensure the reliability. Reliability and validity are independent of each other. Reliability does not depend on the objectivity. So, which of the following statement is correct? तो इसमें statement correct कौन सी है? तो reliability में ensure the validity. अगर reliable डाटा reliable है तो ही valid होगा, नहीं validity ensure the reliability, अगर valid है तो ही reliable है, तो that is the correct. जो वैलिडिटी जो होती है डाटा की वो ही रिलायबल बनाती है। अगर डाटा वैलिड ही नहीं है तो वो डाटा रिलायबल भी नहीं है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट इवोल्यूशन? तो कौन सा जो नीचे है एक इंडिकेट इवोल्यूशन के बारे में बताता है। राम गोट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, नो ये भी है इवोल्यूशन का। मोहन गोट 38% मार्क्स इन इंग्लिश। श्याम गोट फर्स्ट डिवीजन इन द फाइनल। तो इसमें फर्स्ट डिवीजन की बात हो रही है, इसमें परसेंटेज की बात होती है, इसमें मार्क्स की बात हो रही है। तो मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन ऑल आर द पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन। तो दिस द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द टीचिंग स्किल? तो टीचिंग स्किल कौन सी है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग ये भी है, क्वेश्चनिंग भी है, एक्सप्लेनिंग भी है। तो ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? कौन सी स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट है? एप्रोप्रिएट तो सारी है, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सी है? टीचर्स कैन टीच, ये तो पता ही है, कोई टीचर तो टीच ही करते हैं। टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन स्टूडेंट ए डिजायर टू लर्न, एक डिजायर क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट के अंदर। कौन? टीचर क्या करता है? क्रिएट करता है। क्या करता है? डिजायर, किसकी? लर्न करने की। लेक्चर मेथड कैन यूज फॉर डेवलपिंग थिंकिंग, थिंकिंग डेवलप नहीं होती लेक्चर मेथड से। टीचर्स कैन आर बोर्न, ये भी नहीं है। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो thank you so much to be here in my YouTube channel, or I will come again with a new lecture series related to the research aptitude,
related to the data interpretation, related to the reasoning, related to the people, polity, environment, related to the higher education, related to the ICT, related to the communication. So always be here and subscribe my channel. If not subscribe, just click on the subscribe button and then click on the bell icon, so that each and every notification can reach to you on the time. And please subscribe my channel सक्सेस ज्ञान मंत्रा. बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए यूजीसी नेट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड. इसके बाद हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का भी हम स्टार्ट करेंगे, देन यूजीसी नेट मैनेजमेंट का हम स्टार्ट करेंगे, यूजीसी नेट एचआरएम का हम स्टार्ट करेंगे. तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और फॉलो कीजिए हमारे व्हाट्सएप पेज को. और हमारी वेबसाइट है www.easynotes4u.com. उस पर जाइए और आप फ्री आर्टिकल्स वहाँ से रीड कर सकते हो, आप सीख सकते हो. और दूसरी हमारी वेबसाइट है www.exam.learnmitra.com. वहाँ पे आपको अनलिमिटेड सीखने को मिलेगा. बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज हैं, कितनी भी वहाँ सीखो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं. तो फ्री में आप ट्रायल ले सकते हो उसमें, और फ्री भी बहुत सारे मॉक टेस्ट ओपन है. आप फ्री में वहाँ पे आपके एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आपका रिजल्ट देख सकते हो. तो exam.learnmitra.com पे जाओ, रजिस्टर करो और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग थ्रू द मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज. तो थैंक यू सो मच. बने रहिए हमारे पास. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटेड टू द रिसर्च एप्टीट्यूड. थैंक यू सो मच.